हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे एवी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको आज बता दूं, आज मैं दो घात समीकरण का वन शॉर्ट वीडियो लाया हूं, अर्थात एक ही वीडियो में आपका क्या होगा, पूरा चैप्टर कवर होगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि अब तक तो इतने वीडियो पढ़े एक ही चैप्टर के लिए, अब एक वीडियो में कैसा सारा चैप्टर कवर होगा। मैं बता दूँ, ये इन लोगों की वीडियो है, मतलब इस प्रकार वीडियो ये उन लोगों के लिए है। जैसे मैं बता दूँ कि आप एग्जाम के टाइम जा रहे हैं, एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि आप पूरा चैप्टर तो पढ़कर जा नहीं सकते, इतना टाइम तो होता नहीं है। तो आप एक वीडियो इसमें देखेंगे जब, तो इसमें आपका पूरा फार्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे कुछ सवाल हैं तो पूरा रिवाइज हो जाएंगे, वो भी एनसीईआरटी के। ठीक, तो जिससे आपके नंबर आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ जिससे आप कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक, तो मैं आपको बता दूँ, आज आपका इतना अच्छा लेक्चर होगा कि आप कहने का मतलब आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा एक ही लेक्चर में। ठीक, तो आप तैयार हैं? बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए, ठीक, तो मैं बता दूँ एकदम शुरू से बेसिक से लेकर मैं अंत तक लेकर जाऊँगा, जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हुआ है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, दो घात समीकरण होता क्या है। तो मैं आपको डिफिनीशन बता दूं दो घात समीकरण का, कि मतलब दो घात का मतलब कि आपका जिसमें जो चर है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, दो। चर की मैक्सिमम पावर दो। कहने का मतलब जैसे मैं बोलूं आपका चर x है, तो x जो है उसकी पावर कितनी हो, मैक्सिमम दो हो। अगर चर की मैक्सिमम पावर दो है, उसके बाद क्या बोल रहा है, समीकरण बोल रहा है। तो समीकरण का मतलब क्या होता है, बराबर। तो बीच में बराबर और दो पक्ष हो, तो अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर दो, अर्थात कोई भी संख्या हो तो आपका क्या कहलाएगा, दो घात समीकरण कहलाएगा। फिर से एक बार दो घात समीकरण का डिफिनीशन, दो घात समीकरण का डिफिनीशन हमने क्या बताया कि मतलब आपका वह इक्वेशन, अर्थात वह इक्वेशन जिसमें जो चर हो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, दो हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दो घात समीकरण बोलेंगे। ठीक, तो अब उसके बाद देखिए, ये आपका दो घात समीकरण पहचानना हो गया, अर्थात दो घात समीकरण की परिभाषा हो गई। अब कैसे पहचानेंगे मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपका क्या है, x+1 का होल स्क्वायर दिया है और उसके बाद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। क्या बताइए, ये इक्वेशन आपका दो घात समीकरण है। तो आपको देखने में लग रहा हो कि हाँ ये दो घात समीकरण है क्योंकि चर की मैक्सिमम पावर दो है, लेकिन मैं आपको बता दूं बिना इसका प्रसार किए आप बता नहीं सकते दो घात समीकरण है। सॉल्व था। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैसे आपको पता, तो देखते हैं। एक्स स्क्वायर +1 + 2x बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा, 2x + 1 = 0। क्या ये आपका दो घात समीकरण है? ये दो घात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसमें चर है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, इसलिए ये आपका दो घात समीकरण नहीं है। ठीक, तो देखो ये आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या बताया, दो घात समीकरण की परिभाषा और दो घात समीकरण कैसे पहचानते हैं। चीज़ें मैं वही बताऊंगा जो पिछले वाले लेक्चर में बताए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मैं थोड़ा फास्ट, अर्थात कहने का मतलब मैं उतना नहीं बताऊंगा, इतना डीपली नहीं जाऊंगा। बताऊंगा तो आपको पता है, लेकिन रिवीजन में उतना डीपली नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आपका एग्जाम में जितना पूछेगा उतना तो मैं कवर कर ही दूंगा। ठीक, तो देखिए अब उसके बाद, ठीक, तो आप घबराइए मत, बस एंजॉय लीजिए इस लेक्चर का, क्योंकि एक ही वन शॉट में है पूरा, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किसी दो घात समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने यही बताया था कि किसी दो घात समीकरण को कैसे हल करते हैं। उनके तीन तरीके मैंने बताया था। पहला तरीका क्या था, गुणनखंड विधि द्वारा। पहला तरीका क्या था, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, ध्यान समझिए, गुणनखंड विधि द्वारा। और दूसरा क्या था आपका दूसरा तरीका था पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक, पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक, अब उसके बाद तीसरा तरीका क्या था आपका, तीसरा तरीका आपका था सूत्र की सहायता से, सूत्र की सहायता से। ठीक, तो देखो सूत्र की सहायता से आपका क्या होगा। ठीक, ये तीन हो गया। ठीक, तो इन तीनों तरीकों से हम क्या करते हैं, दो घात समीकरण को हल करते हैं। अब देखो दो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं वो बता देता हूँ। और पूर्वक बनाकर कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर एक सवाल करा देता हूँ। और सूत्र की सहायता से क्या कैसे होता है मैं उसको बता देता हूँ। इसी सूत्र की सहायता से मैं बोलता हूँ श्रीधराचार्य। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो श्रीधराचार्य बताया हूँ इसे, श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक, तो ये आप इतना कॉन्सेप्ट अभी तक आप रिवीजन कर लिए। अब उसके बाद देखिए मैं गुणनखंड विधि द्वारा एक एक करके बताता हूँ। ठीक, तो यहाँ तक आप, मैं उम्मीद है कवर कर लिए होंगे। अब देखो उसके बाद आपका, इसके बाद क्या है, पहला क्वेश्चन जैसा कि मैं लिया हूँ, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 6x² - x - 2 = 0। ठीक, 6
6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, हमें इसको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। सवाल उठा गुणनखंड विधि द्वारा क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा नया जुड़ा है तो उसको कैसे पता चलेगा, तो मैं उसको इसी लेक्चर में सिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं। बाकी जो कंटिन्यू जुड़े हैं उनको पता होगा, और बाकी रिवीजन के लिए आप तो है ही। तो देखिए अब देखो 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो मैंने बताया था कि जो आपका गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं, पहले जो आपका अचर पद है, अचर पद कितना है -2। सवाल उठा अचर पद कैसे, तो देखो मैं आपको बता दूं ये क्या है, आपका दो घात समीकरण का जनरल फार्मूला है। दो घात समीकरण का जनरल फार्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें a क्या होता है, इसमें a x स्क्वायर का गुणांक होता है, इसमें b क्या है, x का गुणांक है, और इसमें c क्या आपका, c आपका अचर पद है। ठीक, तो देखो 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब मैं अचर पद का क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ क्या करूंगा, गुणा। तो बताना 6 गुणे -2 तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक, तो जो -12 आया, अब इसको इस प्रकार दो भागों में तोड़ूंगा कि आपका ऐसे दो संख्याओं में तोड़ूंगा कि गुणा करने पर तो -12 आए, लेकिन जोड़ने में घटाने पर कितना आ जाए, -1 आ जाए। अगर बड़ी संख्या है तब तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, अगर बड़ी संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, वैसे तोड़ सकते हैं। तो मैं जानता हूँ कि 12 को मैं 4 और 3 में तोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ 4 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, और 4 में से 3 को घटाऊंगा कितना आएगा 1 आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमको कैसे पता चला 4 और 3 में, मैं 6 और 2 में भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ अगर 6 का 2 से गुणा कराऊंगा तो 12 आएगा, लेकिन 6 में से 2 घटाऊंगा क्या 4 आए, सॉरी 1 आएगा नहीं, 6 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें कितना चाहिए 1 चाहिए, तो क्या लूंगा मैं 4 और 3 लूंगा। ठीक, अब सवाल उठा किस पर चिन्ह कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा करने पर माइनस आ रहा, -12 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो मैं जानता हूँ कि अगर -4 + 3 करूँगा तो -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -4 गुणे 3 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक, तो देखो सॉल्व करते हैं। तो 6x स्क्वायर -4x और +3x -2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो कितना बचेगा, x -2 बचेगा। कितना बचेगा आपका यहाँ 3 बचेगा। ठीक, 3x -2 और +1 कॉमन है, तो कितना बचेगा 3x -2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में क्या कॉमन है, 3x -2 और बचा क्या आपका 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो एक आ गया x बराबर 2/3, अर्थात क्या होगा, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, 3x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक, और एक होगा 2x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा -1/2। ठीक, तो देखो एक आया x बराबर 2/3 और x बराबर कितना है -1/2, क्योंकि देखो 3x -2 बराबर 0 था, तो 2 को उधर ले जाएंगे पॉजिटिव में, फिर 3 × में तो इधर भाग में चलाएगा। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आपका था गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मैंने आपको गुणनखंड विधि द्वारा कंप्लीट करवा दिया। आपका कॉन्सेप्ट क्या था मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। मैंने कहा कि जो आपका अचर पद है, अचर पद को मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करूँगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका 6 है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ जब मैंने गुणा किया तो कितना है आपका 6 × -2 कितना है -12 आया। अब मैं जानता हूँ -12 को इस ऐसे दो भागों में तोड़ूंगा, गुणा करने पर तो -12 आ जाए, लेकिन जोड़ने में घटाने पर कितना आए, बीच वाला टर्म प्राप्त हो। तो कौन सी संख्याएं वो होंगी, अगर बड़ी संख्या है तो आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, अगर छोटी संख्या है तो क्या करूंगा, तो आपका वैसे हमें पता चल जाएगा, जैसा कि हमें पता चल गया 4 और 3, तो 4 × 12, 4 में से 3 का कितना बचेगा 1। तो मैंने सॉल्व किया 6x स्क्वायर -4x + 3x -2 इज इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व करते गए, फिर यहाँ पर x बराबर 2/3 मिला, x बराबर -1/2। तो यही क्या है, इस समीकरण का क्या है, हल है। ठीक, तो आप गुणनखंड विधि द्वारा सीख गए। अब उसके बाद आप देखिए कौन सा विधि, इसके बाद हमने बताया पूर्ण वर्ग विधि। ठीक, तो देखिए, ठीक, अब पूर्ण वर्ग, इसके बाद अब पूर्ण वर्ग में क्या है, पूर्ण वर्ग में देखो आपका क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर + 4√3x और +3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है, हमको पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना है। ठीक, ऐसे लिख लीजिएगा, पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब हल करने का मतलब x का मान जो होगा, अब कैसे सॉल्व करना है, सवाल कह रहा है स्पेशली कि पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक, तो देखो मैं बताऊं पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे, कॉन्सेप्ट मैंने एक बार बताया लेकिन फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको रिवाइज ये वीडियो ही है, अर्थात 1 शॉर्ट वीडियो ही है। तो देखो कहने का मतलब एक एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक, मैं पहले क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा। सवाल उठा कैसे 1 बनाया जाएगा, तो 1 कैसे बनता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है अगर 1 नहीं है तो मैं जो संख्या है उससे भाग लगाऊंगा या उसको क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा, तभी वहां से वो क्या होगा, गायब होगा। ठीक, तो 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचा प्लस
यहाँ 4√3 अर्थात यहाँ कितना बचेगा 3x बचेगा प्लस यहाँ 3/4 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया। इधर इंटू में 4 इधर जाएगा 0/4 तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर को क्या मैं एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस अब मैं इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ूंगा। इसके फॉर्म में 2ab। ठीक, सवाल उठा क्यों 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि मैं पूर्ण वर्ग बना रहा हूँ। ठीक, तो देखो तो 2a के स्थान पर कितना है x है और b के स्थान पर कितना लूँ कि आपका जो संख्या पहले था वही बना रहे। तो √3 पहले लूँगा क्योंकि √3 लाना है, बटे अगर 2 कर लूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3x अर्थात आपका जो पहले था अब भी वही बना है। लेकिन ये हमारा किसका काम करने देगा, ये हमारा b का काम करेगा। क्यों, क्योंकि 2a और b के स्थान पर मैंने √3/2 ले लिया, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि √3x को मैं किस में तोड़ने वाला हूँ 2ab के फॉर्म में तोड़ने वाला हूँ। ठीक, क्यों, क्योंकि मैं पूर्ण वर्ग बना रहा हूँ। तो देखो ये b का काम किया, अब इतना स्क्वायर करके जोड़ दूंगा और इतना स्क्वायर करके घटा दूंगा। क्यों, क्योंकि जिससे संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, और प्लस 3/4 आपका ऑलरेडी है ही बराबर 0। ठीक, अब देखो उसके बाद अब यहाँ से ये a² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b², तो किसका फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो x प्लस √3/2। ठीक, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस ये बताओ √3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो ये आपका होगा 3/4 और प्लस 3/4 है ही बराबर 0। ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब बताओ मैं आपको बताया कि अगर जो आपका इक्वेशन है अर्थात जो इक्वेशन होता है उसमें जो चर की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उसके उतने मान आते हैं। तो यहाँ से आप देखिए आप यहाँ से x का कितना मान आएगा, तो आप बोलेंगे कि स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल निकलेगा और 0 का वर्गमूल 0 होता है। तो यहाँ से x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा माइनस √3/2 आ जाएगा। लेकिन ये एक मान आया और अब दूसरा मान क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं अगर मूल क्या है, अगर आपका मूल एक निकला और दूसरा नहीं निकल रहा है अर्थात दो घात समीकरण है तो वही सेम मूल रह जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि आप पढ़े हैं कि अगर दो घात समीकरण है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2, तो जो चर है जो इसकी जितने पावर होती है मैक्सिमम उसके उतने मान आते हैं। तो इसलिए इसकी पावर कितनी थी 2 थी, तो इसके कितने मान आएंगे 2। तो पहला मूल माइनस √3/2 है और दूसरा भी क्या होगा माइनस √3/2। और मैंने इस बात पर चर्चा किया है वन शॉट में, तो अगर पूरा बताऊंगा डिस्क्राइब करूंगा तो बहुत बड़ा चला जाएगा। इसलिए मैंने अगर आपको ये देखना है तो मेरे उस वाले वीडियो में देखिए जिसमें मैंने इसको चर्चा किया। ठीक, शायद वीडियो 6 या 7 है। ठीक, तो x बराबर कितना है माइनस √3/2 और x बराबर माइनस √3/2। ठीक, तो समझ में आया ना, अर्थात इसके मूल कितने हो जाएंगे माइनस √3/2 और माइनस √3/2 यहाँ लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं दो घात समीकरण के मूल कितने होते हैं 2 होते हैं। तो अगर एक मूल माइनस √3/2 है तो अगला भी माइनस √3/2 होगा क्योंकि मूल क्या होंगे इसके समान होंगे। चाहे इसका अभी मैं बताऊंगा इसका चाहे विविक्तर निकाल लीजिए, अगर विविक्तर 0 आ गया तो मूल समान होगा। ठीक, अभी बाकी मैं आगे आपको विविक्तर बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो इतना नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या आपका पूर्ण हो गया ना। अब सूत्र की सहायता से, ठीक, तो सूत्र की सहायता से क्या होगा, तो सूत्र पहले क्या होता है, मैंने पूर्ण बनाकर इसी इक्वेशन को सॉल्व किया था तो इसका सूत्र निकला था x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a, यही आपका फार्मूला निकला था। ठीक, तो यहाँ पर b क्या है bx का गुणांक है, यहाँ पर a क्या है आपका ax² का और c क्या है आपका अचर पद है। ठीक, अब देखो क्या करूँगा मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक, तो x² प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब कह रहा सूत्र की सहायता से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो मैं क्या करूँगा x बराबर -b, अब देखो ये तुलना करूँगा, लिखूँगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर। ठीक, तो बताना a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 1 है और b बराबर कितना है, तो b बराबर 8 है और c बराबर कितना आपका c बराबर 16 है। ठीक, तो x बराबर -b 8 है। ठीक, प्लस माइनस √b², 8 का स्क्वायर। ठीक, और -4 इंटू a के स्थान पर 1 इंटू c के स्थान पर आपका कितना है 16 है, बटे आपका कितना है 2 इंटू a के स्थान पर कितना है 1। तो x बराबर -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और -16 चौका 64
और बटे 2। तो देखो 64 से 64 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 0, ठीक। तो x बराबर -8 बटे 2, 2 चौका 8, तो x बराबर कितना आ गया -4 आ गया। और अगला मूल क्या होगा, वो भी -4 होगा, क्योंकि हम जानते हैं दो घात समीकरण में मूल कितने होते हैं 2। अगर एक मूल निकला तो अगला भी क्या होगा समान। तो लिखेंगे अतः इसके, क्योंकि देखो ये अंडर रूट देखो कैंसिल होगा तो प्लस माइनस आपका जैसे पिछले वाले सवाल में था सेम वही था। तो यहाँ पर 0 आ गया तो 0 इसको प्लस माइनस में क्या करेगा गायब कर देगा, तो -8 बटे 2 हो जाएगा। तो अतः इसके दो मूल कौन कौन से हैं, एक -4, अगला भी क्या है -4 होगा, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आता हूँ आपका नेचर ऑफ रूट्स, ठीक। आपका कहाँ तक कवर हो गया, आपका सूत्र की सहायता से जहाँ तक होता है वो मैंने गुणनखंड भी द्वारा बता दिया, पूर्वक बता दिया, पूर्वक बनाकर कोई इक्वेशन, उसके बाद आपका सूत्र की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक कवर हो गया है। इसके बाद आप इसको नोट कीजिए, मैं इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स बताता हूँ। तो देखिए, ठीक। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर मैंने एक लिया है क्वेश्चन, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे आपके बीच में क्या है, अगर अदर पब्लिकेशन में देखेंगे वैसे तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन अदर पब्लिकेशन में क्या है क्वेश्चन आपका कुछ जैसे कंपटीशन लेवल था, जैसे थोड़ा बना देता है मानने वाला था, दो घात समीकरण के रूप में परिवर्तित इक्वेशन, ठीक। तो मैंने इस पर तो लेक्चर लिया हुआ है, बढ़िया बढ़िया सवाल भी कराया हूँ, 2 लेक्चर इस पर लिया हूँ, ठीक। लेकिन मैं अब उतने बड़े बड़े सवाल तो ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपका क्या है कि आपका ये 1 शॉर्ट वीडियो है, तो इसलिए मैं एक सवाल लिया हूँ और ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखने में तो छोटा लगेगा लेकिन आपको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो देखो क्या है क्वेश्चन आपका 2 की पावर x बराबर, ठीक, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर 2x माइनस 1, ठीक। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो 2 की पावर x बराबर 4 की पावर 2x माइनस 1, तो यहाँ निकालना है x के मान, ठीक। अब यहाँ पर दो घात समीकरण बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। सवाल उठा ऐसा क्यों, क्योंकि हम दो घात समीकरण बन रहे हैं तो हमें दो घात समीकरण बनना चाहिए, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो अगर जब मैक्सिमम पावर 2 बनेगी तभी तो आपके x के 2 मान आएंगे, नहीं बनेगा तो x के कहीं मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार के सवाल वास्तव में कंपटीशन इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। तो देखो और आपके बोर्ड में कभी कोई पूछ लेता है, ठीक। तो क्या होता है कि आपका जब इससे यहाँ पर कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर बेस क्या है 2, तो आप जानते हैं कि 4 के लिए 2 में कन्वर्ट कर ले जाए, अर्थात बेस समान बना ले जाएं, तो इनके जो घात हैं हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, ठीक। तो बस उन्हीं का हम सहायता लेंगे क्योंकि ये घातांक करड़ी का नियम है, ठीक। तो 2 की पावर x बराबर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक। और आपका 2 की पावर x 2x माइनस 1 चल ही रहा है, तो मैं जानता हूँ पावर में पावर का क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4x माइनस 2 हो जाएगा। तो अब देखो आधार समान हो गया तो घातों का क्या कर लेंगे, तुलना करेंगे, ठीक। लिखेंगे क्या, आधार समान होने पर घातों की तुलना करने पर, ठीक। ये आप पढ़े होंगे, घातों की तुलना करने पर। अब क्या होगा आपका, तो x बराबर 4x माइनस 2, तो देखो मैं -2 को इधर ले आऊँगा तो 2x को उधर ले जाऊँगा तो 3x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 2/3, ये आपका क्या है हल है, ठीक। तो ये आपका देखो दो घात समीकरण में नहीं बना, बाकी अगर बनता तो सॉल्व करते। तो देखो आपका x बराबर कितना आ गया 2/3, यही क्या इस क्वेश्चन का हल है, ठीक। ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद आप देखिए, ठीक। तो इसके बाद आप देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन नहीं है, अब इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक। कौन सा कॉन्सेप्ट है, अब आपका नेचर ऑफ रूट्स आ गया। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, अर्थात मूलों की प्रकृति क्या होती है, ठीक। तो मैं बता दूं मूलों की प्रकृति आपका डी से डिफाइंड होता है। पहला एक टर्म आता है विविक्तर, मैं बता दे रहा हूँ। तो विविक्तर क्या होता है, तो विविक्तर, ठीक, बहुत खतरनाक हिंदी है इसकी, इसको हम डिनोट करते हैं डी से। फार्मूला क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला है। तो d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखो b² माइनस 4ac आप कहीं से परिचित हैं, तो यहाँ पर आ जाइए इस इक्वेशन के पास। तो देखो ये x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac पान 2 है, ये b² माइनस 4ac इसी के स्थान पर हम d रख सकते हैं। तो आपके दिमाग में अगर यहाँ पर d रख दिए तब तो इस इक्वेशन को हम d से ही मतलब d से डिफाइन कर सकते हैं। d अगर क्या होगा, क्योंकि रूट में जा रहा है d, और मैं जानता हूँ रूट में d जाने पर हमारा बहुत कुछ बदल सकता है, अर्थात हमारा इक्वेशन ही बदल सकता है, ठीक। तो जैसे तो देखो मैं जानता हूँ x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, अब b² माइनस 4ac के स्थान पर रूट d लिख दिया बटे 2a हो गया, ठीक। अब देखो
अब अब यहाँ पर डी डिफाइन करेगा कि मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर अंडर रूट में कोई निगेटिव संख्या होती है, रूट में कोई निगेटिव संख्या, तो आपकी क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं होती है। ठीक, तो देखो मैं पहला ले रहा हूँ कि अगर आपका क्या हुआ, डी 0 से बड़ा हुआ, तो डी अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल। तो आप जानते हैं कि मूल क्या होगा, डी अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा। ठीक, मूल क्या होगा आपका, वास्तविक। 0 से बड़ा होने पर अर्थात डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रूट में पॉजिटिव संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। और मूल क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। ठीक, अगर आपका जो संख्या आया, जैसे 4 आया, 9 आया और 16 आया, तो ये सब आए, तो ये किसी संख्याएं के पूर्ण वर्ग है। अर्थात 4 किसका है, 2 का है, 9 किसका है, 3 का है, 16 किसका है, 4 का है, 25 किसका है, 5 का। तो ये किसी संख्या का क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो अगर पूर्ण वर्ग होगा किसी संख्या का, तब वो जो आपका मूल बनेगा, अर्थात जो डी आया अगर पूर्ण वर्ग होगा किसी संख्या का, तो जो मूल बनेगा एक्स का मान, वो परमीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परमीय। अगर आपका नहीं हुआ, मान लीजिए 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, कोई भी संख्या आएगी जिसका पूर्ण वर्ग नहीं है कोई संख्या का, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अपरमीय हो जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, अपरमीय। ठीक, बाकी मैं अध्ययन करूंगा वास्तविक संख्याओं में, बताऊंगा इसके बाद जो चैप्टर होगा, तो उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपका हुआ। अब इसके बाद देखिए आपका ये हो गया। अब ये पहला कंडीशन था। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, अगर मैं बोलूँ डी 0 के बराबर हो गया, डी क्या हुआ, 0 के बराबर। ये तो आप समझे ना, असमान कैसे हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a हो जाएगा, और एक माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, क्योंकि इसको अलग अलग रखूंगा, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, ऐसा हो रहा है। ठीक, तो देखो अब डी बराबर जब 0 रखूंगा, तो टी का स्थान पर 0 रखो, जब 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, गायब, और प्लस माइनस इसको ले जाएगा, तो बचा क्या, माइनस बी बाई 2a है, माइनस बी बाई 2a। तो देखो कहने का मतलब अगर डी 0 हो गया, अर्थात डी क्या हो, विविक्तर 0 हो गया, तो मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो मूल बराबर क्यों होगा, असमान कब हो रहा था, जब प्लस माइनस था, अब तो प्लस माइनस गायब हो जाएगा, तो मूल क्या हो जाएगा आपका, बराबर। ठीक, तो मूल, पहली चीज़ मूल वास्तविक होगा, रूट है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वास्तविक, और बराबर। ठीक, मूल क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक, तो इस पर सवाल आते हैं। अब जैसा कि मैं एक सवाल लिया हूँ, जब भी कहेगा कि मूल बराबर है, तो इसका मतलब क्या करूँगा, डी बराबर 0, और डी के स्थान पर अर्थात उसका फार्मूला होता है b² - 4ac, तो वास्तविक और बराबर। ठीक, और थर्ड कंडीशन क्या आपका, तो थर्ड कंडीशन है डी इज लेस देन 0। अगर डी 0 से छोटा हो गया तो मूल क्या होगा, अब डी 0 से छोटा का मतलब 0 से छोटा निगेटिव संख्या, तो इसका मतलब यहाँ निगेटिव रखना पड़ेगा, और रूट में कोई संख्या अगर निगेटिव होती तो क्या होती है, आपकी काल्पनिक संख्या होती है, तो मूल क्या बन जाएगा, काल्पनिक बन जाएगा, मूल काल्पनिक। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, बाकी आप जानते हैं अपरमीय भी बन सकता है, परमीय भी, और क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे असमान। ठीक, असमान। बाकी परमीय अपरमीय देख लीजिएगा, अगर पूर्ण वर्ग होगा तो होगा, नहीं तो आप मत लिखिएगा। ठीक, तो इतनी कंडीशन हो गई नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, मूलों की प्रकृति के बारे में। तो मैं एक सवाल लिया हूँ, इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं सवाल करवाता हूँ। ठीक, तो आप नोट कर लिए होंगे। तो देखिए इसके बाद अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है a - b × x² प्लस b - c × x प्लस c - a बराबर 0 के मूल बराबर हैं। के मूल बराबर, मूल बराबर कब होता है, कौन सा कंडीशन आपका, जब d 0 होता है। तो d 0 का मतलब आपका क्या होता है, मूल बराबर, अर्थात विविक्तर क्या होता है, 0। ठीक, के मूल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि b + c बराबर 2a। ठीक, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो आपका कैसे सिद्ध होगा, तो यहाँ से क्या करूँगा मैं पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, a - b × x² प्लस b - c × x। ठीक, प्लस c - a = 0। अब मैं जानता हूँ मूल बराबर होने पर हमारा d क्या होता है, 0। तो d का फार्मूला लिखो, b² - 4ac = 0, तो b² बराबर 4ac। ठीक, अब a का मान कितना है, तो a का मान अब यहाँ कैपिटल A से डिनोट कर लो, क्योंकि जानते हो यहाँ स्मॉल a आ चुका है। ठीक, तो अगर वैसे नहीं मानना तो मान लीजिए स्मॉल a' ही है। ठीक, आप जानते रहिएगा बस a - b। अब बताना b' बराबर कितना है, तो b - c है, और c' बराबर कितना है, c - a है। तो बस b का मान रखो, b - c का होल स्क्वायर 4। a के स्थान पर कितना है, a - b, और c का मान कितना है, c - a, c' का मान। ठीक, तो b² प्लस c² - 2bc बराबर 4। यहाँ से गुणा करो। ठीक, अब देखो कितना आएगा, ac - a² और -bc + ab हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ तक हो गया। अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर देखो सब कुछ सही है ना, ठीक है। अब देखो क्या होगा उसके बाद 4ac, ठीक, माइनस 4a स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद माइनस 4bc और उसके बाद प्लस 4ab हो जाएगा, ठीक। अब आपका क्या है, अब यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 4 बराबर 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ab कह रहा a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस सी बराबर 0 के मूल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कितना। इसमें सवाल मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, एक मिनट रुकिए, सवाल पूरा आपका नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने देखा, क्वेश्चन सही था, यहाँ पर क्वेश्चन सही था, थोड़ा सा क्या हुआ यहाँ पर मैं ध्यान नहीं दिया, तो देखो यहाँ पर, ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, ठीक, क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है। एक सवाल था आपका क्या था, एपी का ना, तो हम सोचे मतलब आपका समांतर श्रेणी का इसी प्रकार था, तो मैं सोचा कि समांतर श्रेणी लिखा था, ध्यान नहीं दिया, तो सॉरी उसके लिए। देखो जो आपका समय थोड़ा लॉस हुआ, तो देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बराबर 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ab है, ठीक। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, सबको इधर बुला लूँगा, सबको क्या करूँगा, इधर बुला लूँगा। तो ध्यान दीजिए, सबको इधर बुलाऊँगा तो क्या हो जाएगा आपका, पहले 4a स्क्वायर निगेटिव में आएगा आपका, ठीक, सॉरी पॉजिटिव में आएगा, क्या आएगा आपका 4a स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ से प्लस b स्क्वायर, ठीक, और प्लस यहाँ पर देखिए आपका a स्क्वायर a इंटू सी, देखिए एक मिनट, a माइनस बी इंटू सी माइनस ए, ठीक। तो आपका क्या हुआ, यहाँ से 4ac हुआ तो a के स्थान ac माइनस a स्क्वायर, ठीक, ac माइनस a स्क्वायर, क्वेश्चन सही है, ac माइनस a स्क्वायर और माइनस bc प्लस क्या हो गया आपका ab, और यहाँ पर देखो 4 माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक, ध्यान दीजिए 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिए ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप देखिए क्या होगा आपका, सबको इधर बुला लीजिए, तो जब बुलाएंगे सबको तो यहाँ से मैं जानता हूँ क्या होगा, यहाँ से 4ac, यहाँ पर माइनस 4bc है, इधर आएगा माइनस 2bc, तो माइनस 2bc और प्लस 4bc कितना बन जाएगा, प्लस 2bc बनेगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या होगा आपका, फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस 4ac हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 4ac, अरे ये पार्ट, ठीक, और उधर प्लस 4ab है तो इधर आएगा तो माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। मैं इधर इस साइड लिख देता हूँ, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा क्वेश्चन आपका माइंडली रूप से अच्छा क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा थिंकिंग बनाना पड़ेगा, ठीक, बाकी आप तो इतना पढ़ेंगे कि कर ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो देखो 4a स्क्वायर को मैं तोड़ने वाला हूँ किसमें, माइनस 2a का होल स्क्वायर। अब सोचेंगे कि आपके दिमाग में कैसे आएगा, मतलब कि हम कैसे सोचेंगे, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर इसलिए लिखा गया क्योंकि मैं बताया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हर जगह प्लस प्लस आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस देख रहा हूँ तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, प्लस बनाने के लिए मैंने माइनस 2a का होल स्क्वायर लिख दिया, और मैं जानता हूँ माइनस 2a का होल स्क्वायर होता है कितना है, 4a स्क्वायर, वो क्वेश्चन आपके अभ्यास से आएगा, ठीक। तो देखो माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, ठीक, और माइनस 2ab होता, प्लस 2ab होता तो प्लस 2 a के स्थान पर कितना है, माइनस 2 है, और इंटू b है, ठीक। देखो कोई आपका माइनस 4ab है तो माइनस 4ab ये हो गया, प्लस आपका 2bc होता है तो 2bc, ठीक, आपका 2bc ये है हो गया, और प्लस क्या हो गया आपका 2ca हो जाता है तो 2c इंटू a के स्थान पर माइनस 2a, ठीक, अर्थात देखो माइनस 4ac हो गया बराबर 0। ये फार्मूला बन गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर कितना है, माइनस 2 है, प्लस b के स्थान पर कितना b और प्लस c के स्थान पर c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर आएगा इधर 0 अर्थात वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल 0 का कितना होता है, 0 होता है, तो माइनस 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कितना बन गया, b प्लस c बराबर कितना बन गया, 2a बन गया, ठीक। ये आपका आंसर, हैंस प्रूव्ड, ठीक, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, इतना लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक, इतना नोट कीजिए। तो उसके बाद आपका क्या है, मैं आगे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक। तो आप नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, तो आपको पता होगा, इसके बाद आता है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और मूलों का अंतर, ठीक।
तो मैं वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आ जाएगा। तो जैसा कि आपको लग रहा होगा कि हाँ वीडियो में सारी कॉन्सेप्ट बताई जा रही हैं, कोई ऐसा बात नहीं कि मतलब भगा कर आपको छोड़ कर पढ़ाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो देखिए आपका क्या है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल बताइए हमको क्या होता है। आप पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मूलों का योगफल, ठीक, मैंने कहा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इनके दो मूल मैंने माने, एक अल्फ़ा एक बीटा। तो जो मूलों का योगफल होता है वास्तव में अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी क्या है आपका, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये ए बी कहाँ से आता है, ए आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से। ठीक, यहाँ से आता है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है मूलों का गुणनफल, तो वो होता है सी बाई ए। ठीक, सी क्या है आपका अचर पद है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और आपका अंतर क्या होता है अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट डी बाई ए। इसका बहुत कम यूज लगता है, लेकिन जिस क्वेश्चन में लगता है वो अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट समझिएगा। बाकी ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, सवाल के माध्यम से। ठीक, जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, मान लीजिए क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक, और कितना है मान लीजिए कितना एक्स स्क्वायर प्लस 8x ही ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा इसका कितना आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस 8/1 अर्थात कितना आ गया, माइनस 8 आ गया। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए, सी का मान कितना है 16, ये 16 आ गया। ठीक, बस आपका ये हुआ कंप्लीट मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल और मूलों का अंतर। ठीक, इसके बाद आपका क्या आता है, एक फार्मूला और आता है, मैं बता दे रहा हूँ उसी तुरंत तत्काल। ठीक, तो देखिए इतना नोट कर लिए ना, ये आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब एक आता है, जैसे मैं बोलूँ कि आपका मूल अल्फा था और बीटा था, तो अगर मैं बोलूँ दो मूल दे दे अल्फा और बीटा और पूछे कि आप दो घात समीकरण का निर्माण कीजिए, तो क्या करेंगे, फार्मूला बताया गया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये फार्मूला आपके दिमाग पर होना चाहिए। एग्जाम में कभी भी 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको दो मूल दे दे, पूछ ले दो घात समीकरण आप कैसे बनाएंगे, इसका दो घात समीकरण बताइए। तो क्या फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या जो आपका एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो उतना बता दूँ, आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा मतलब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आपका जो टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इतना नोट कीजिए। तो देखिए आपका अब एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो उसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बताया था संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और उसके बाद मैंने बताया था कि आपका क्या है चाल समय दूरी पर, और उसके बाद क्षेत्रमितीय तथा ज्यामितीय, और उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या कि आय पर प्रश्न। ठीक, तो एज वाले सवाल थे, तो ये सब मैंने बताया था। लेकिन उसमें क्या एनसीईआरटी में कुछ ऐसे सवाल हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो किसी से रिलेशन नहीं रखते, बहुत वो अपने आप में मतलब क्वेश्चन है दो घात समीकरण के एप्लीकेशन पर, लेकिन वो अलग टाइप से हैं। तो मैं इसलिए इस एप्लीकेशन में मतलब इस वाले लेक्चर में जो एप्लीकेशन वाला पार्ट आया है इस समय, मैं इस सवाल को क्या करता हूँ कवर करा देता हूँ। आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं और इम्पॉर्टेंट भी सवाल हैं। ठीक, तो देखो सवाल क्या है, सवाल आपका कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। सवाल का कुटीर उद्योग क्या होता है। कुटीर उद्योग आप अगर 10th के सोशल साइंस पढ़ते होंगे तो उसमें कुटीर उद्योग का मतलब जैसे क्या होता है, गाँव में एक मतलब है, जैसे शहरों में क्या होता है कि आपका फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उसी प्रकार गाँव में छोटी फैक्ट्री चलती है जिसको हम कुटीर उद्योग बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका कोई चीज़ हो गया, मतलब कोई सामान हो गया, जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स वगैरह बनाने की चीज़ें हो गई, तो आपके गांव में चल रही हैं। ठीक, तो एक कुटीर उद्योग हो गया। तो देखो कह रहा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। उस दिन निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए। ठीक, तो देखो मैं सवाल पर एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। तो माना कुछ मान लेते हैं कि माना कुटीर उद्योग कुटीर है ना, तो कुटीर उद्योग जो है आपका वो उस एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। ठीक, ऐसे सवाल को पढ़ना है और लगाना। ठीक, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी, x मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं, x। ठीक, अब बताना x है एक दिन में,
एक विशेष दिन देखा गया, मतलब डेली मतलब एक दिन क्या था, डेली क्या था, एक दिन में एक्स बर्तन निर्माण किए जाते थे। मैंने क्या माना कुटीर उद्योग एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, एक्स है। लेकिन वास्तव में क्या एक विशेष दिन है, ऐसा कोई स्पेशल डे है कि उसने क्या किया कि यह देखा गया, देखो लिखा भी गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन, किस दिन से, जो यक्स प्रत्येक दिन निर्माण होता था उस दिन से निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्नानुसार हमारा क्या होगा, आपका होगा क्या कि 2 गुने से कितना अधिक है उस दिन, विशेष दिन देखा गया, लिखेंगे क्या विशेष दिन। विशेष दिन में बर्तनों की संख्या क्या थी, ठीक, विशेष दिन में बर्तनों की संख्या, तो क्या होगा 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। देखो 2 गुने से तो एक्स पहले था, इसका 2 गुना 2x और अधिक कितना है, 3 अधिक है, तो 2x + 3 हो गया। तो क्या ये उस दिन का निर्माण लागत कितना था, 90 था। जैसे मैं बोलूँ कि डेली x होता है, एक दिन में 2x + 3 हो गया, और जो विशेष दिन में हुआ उतना पैसा कितना मिला, लागत कितना था, अर्थात कितना हमने लगाया, तो 90 था। तो आप किसका मान बता दीजिए, आप बता दीजिए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कि x × 2x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90। अब आपके दिमाग में गुणा क्यों किया गया, तो मैं बता दूं कि एक दिन में अगर आपका 2x प्लस मतलब x होता था, लेकिन स्पेशल डे में 2x + 3 हुआ, तो टोटल 90 दिया, तो क्या होगा आपका, अर्थात कुल एक दिन में कितना हुआ, तो 2x + 3 × x हो जाएगा बराबर 90। ठीक, अगर वैसे नहीं दिमाग में आ रहा तो आप जानते हैं क्या आपको ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपको इस चैप्टर में अगर पढ़ने तो पता 2 घास में कढ़ाई तब तो कर ले जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे, मतलब कौन किस टाइप से क्वेश्चन आया है या कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो इसलिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2x² + 3x बराबर 90। तो 2x² + 3x - 90 हो जाएगा = 0। तो इसमें बताओ इसका फैक्टर क्या होगा, अब आप किससे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड भी द्वारा ना, नहीं तो बहुत बड़ा जाएगा। तो 2x² + 3x - 90 = 0। तो इसका होगा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। तो बताना इसमें कुछ कॉमन है आपका, इसमें क्या कॉमन है आपका, इसमें देखो आपका 15 गुणे, हाँ ठीक है, 15 गुणे 12 करेंगे तो कितना होगा आपका 90 दूना 180। ठीक, तो आपका 15 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 और 12 के नम 12 6 18 हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से आपका x कॉमन है तो कितना बचेगा, 2x + 15 बचेगा, और यहाँ पर माइनस कितना कॉमन है, माइनस आपका अगर देखा जाए तो कितना कॉमन है आपका, -6 कॉमन है। ठीक, तो -6 कॉमन ले लीजिए, तो 2x और +15 बन गया = 0। तो एक ब्रैकेट में 2x + 15 बचा, और अगले ब्रैकेट में क्या बचा, x - 6 = 0। तो x बराबर 6 आ जाएगा, और एक आ जाएगा x बराबर -15/2 आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर 6 और x बराबर -15/2। x क्या है, एक दिन में बर्तनों की संख्या। तो क्या बर्तनों की संख्या निगेटिव में होगी, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 हो सकता है, पॉजिटिव होगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा। तो क्या ले जाएगा, 6 लिया जाएगा, इसको छोड़ देंगे। तो क्या है कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। और जो कह रहा कि नगों की, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, तो देखो प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन कितना था, 2x + 3 था, तो कितना हो जाएगा 2 × 6 + 3 6 दूना 12 3 15 हो जाएगा। ठीक, ये आपका आ गया संख्या। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक, तो देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन लगभग बहुत बार आया है। ठीक, चाहे आप अनसॉल्व उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछे गए हैं। ठीक, तो जैसा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा लॉजिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हंसों के एक झुंड में हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल, शब्द आया है वर्गमूल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल। ठीक, तो उसके बाद क्या कहा, वर्गमूल के 7/2 गुना हंस खेल रहे हैं, शेष बचे 2 पानी में तैर रहे हैं, हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल तो देखने में आसान है, लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मल लगाएंगे थोड़ा हो सकता है बड़ा जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ सवाल अच्छा है, अगर आप हमारे हिसाब से मानेंगे तो आपका छोटा जाएगा। तो इसमें हंसों की संख्या कुल हमें कुछ माननी पड़ेगी, हमें पता तो है नहीं, तो क्या माने, यक्स माने या और कुछ माने। तो वर्गमूल शब्द आया है, वर्गमूल का मतलब जैसे मैं बोलूँ 4 का वर्गमूल क्या था, 2, अर्थात √4। ठीक, तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने कहा 2 की पावर 2, अर्थात 4 को आप 2 लिख सकते हैं। मैंने कहा 9, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। मैंने कहा कि अगर x स्क्वायर में संख्या मान लूँ तो √, इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप क्या कर जाएंगे, रूट से
बच जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप क्या करें, संख्या जो माने आप क्या मानेंगे, तो क्या मानेंगे, संख्या एक्स स्क्वायर मानेंगे, इसलिए मैंने कहा। ठीक, तो यहाँ से देखिए आप, तो आप देखिए यहाँ से मानेंगे क्या, माना हंसों की कुल संख्या, हंसों की कुल संख्या, तो हंसों की कुल संख्या कितनी मान लिए, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, प्रश्नानुसार होगा, तो देखो हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना। ठीक, हंस खेल रहे हैं तो बताना एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, यक्स होगा, और इसका वर्गमूल के कितने, 7/2 गुने, 7/2 गुने। हंस कहाँ खेल रहे हैं, खेल रहे हैं कहने का मतलब कहीं भी 7x/2 हो गया, खेल रहे हैं हंसों की संख्या। ठीक, खेल रहे हैं हंसों की संख्या, ऐसा लिखेंगे। ठीक, तो 7x/2 हो गया। अब पूछ रहा शेष बचे 2 पानी में तैर रहे हैं। ठीक, तो शेष बचे 2 पानी में तैर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या क्या थी, तो मैं जानता हूँ हमारे टोटल हंसों की संख्या कितनी है, एक्स स्क्वायर, और बताना 7x/2 1 हो गया, अगला क्या बचा, 2 बचा। तो ये 7x/2 + 2 इनका जो टोटल संख्याएं हैं ये हंसों की संख्या के क्या होंगे, बराबर, क्योंकि यही तो हंस हैं। क्या है, जो 7x/2 था एक पार्ट में डिवाइड थे और ये पार्ट अर्थात 2 आपके पानी में तैर रहे थे, तो टोटल एक्स स्क्वायर हमने माना था, तो इनके बराबर जो अर्थात आपके इतनी संख्याएं जो थी हंसों की, ये कहाँ थे, कुछ भागों में बटे थे, अर्थात कुछ पानी में तैर रहे थे और कुछ 7x/2 कहीं और खेल रहे थे। ठीक, तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका 2 घात समीकरण बना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 7x + 4/2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर बराबर 7x + 4 हो जाएगा। तो सॉल्व करो, तो 2x स्क्वायर इसको इधर बुला लो, तो -7x - 4 = 0, तो 2x स्क्वायर -8x और +x, क्योंकि मैं जानता हूँ 8x में से x जाएगा कितना बचेगा, -7 और 4 दूना 8 था, तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक, तो -4 = 0, 2x कामन तो x - 4 +1 कामन x - 4 = 0, दोनों ब्रैकेट में क्या कामन है, x - 4, तो 2x + 1 बचा = 0, तो x बराबर 4 आ गया और x बराबर कितना आ गया, -1/2 आ गया इसका। ठीक, तो x बराबर क्या है, 4। अब क्या ये हमारे हंसों की संख्या है, नहीं, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप एक्स स्क्वायर माने हैं, तो अतः लिखेंगे हंसों की संख्या कितना हो जाएगा, नीचे जगह नहीं तो नीचे लिखते। ठीक, अतः हंसों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर अर्थात 16। ठीक, -1/2 क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि -1/2 कोई संख्या तो अर्थात आपकी हंसों की संख्या नेगेटिव में थोड़ी ना होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक, तो इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट सवाल कराता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि आपका ये 1 शॉट वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, अर्थात मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो छूट रहा है। अगर कोई सवाल छूट रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में मैं वो सवाल अगले वाले लेक्चर में अर्थात जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसके पहले मैं बता दूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपका कोई चीज़ में छूट रहा है। ठीक, मैंने इसीलिए 1 शॉट वीडियो ले लिया। आपका 2 घात समीकरण मेरी तरफ से दाहिने है, कहीं भी से क्वेश्चन कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं, अगर हमारे पूरे लेक्चर देखे हैं और 1 शॉट भी कवर कर लिए हैं। ठीक, 1 शॉट मैंने मेरे बनाने का ये लक्ष्य था, उद्देश्य था, क्योंकि मैं एग्जाम के दृष्टि से मैं सोचा कि एग्जाम अगर आपके पास नज़दीक हो जाए, बोर्ड एग्जाम, तो आप कैसे, या हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक आ जाए तो आप कैसे पढ़ेंगे। तो रिवीजन के लिए आपको इस चैप्टर, इस लेक्चर के लिए आपका बेस्ट है। ठीक, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक।